नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ जीव बिना किसी साथी के मतलब अकेले ही अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के इसी रोमांचक चैप्टर अलैंगिक जनन की दुनिया में उतरने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन यानी जनन आखिर जरूरी ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या फर्क है। और आखिर में अलैंगिक जनन के जो अलग-अलग मजेदार तरीके हैं, उनको करीब से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? क्या है इस पूरी प्रोसेस का असली मकसद? अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे जीने के लिए खाना, पानी, सांस लेना जरूरी है, वैसे ही शायद जनन भी किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पर यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। जनन किसी एक जीव के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रजाति को, उसकी पूरी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए जरूरी है। जरा सोचिए, अगर कोई प्रजाति जनन करना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है डीएनए। इसे आप जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट समझिए। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, तो वो सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाता है। अगर कॉपी एकदम परफेक्ट बनी, तो जो नई संतान होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी होगी, एक क्लोन। लेकिन अगर कॉपी करने में जरा सी भी गड़बड़ हो गई, तो आ जाती है विभिन्नता यानी वेरिएशन। और हां, यही विभिन्नता आगे चलकर विकास यानी एवोल्यूशन का आधार बनती है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। तो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत के पास दो मेन रणनीतियां, दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो तरीके कौन से हैं। एक तरफ है अलैंगिक जनन। इसमें बस एक सिंगल पेरेंट होता है और जो संतान होती है वो जेनेटिकली एकदम अपने पेरेंट की कॉपी होती है, एक क्लोन, कोई गेमीट नहीं, कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ है लैंगिक जनन, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं। इससे जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिकली यूनिक होती है, उसमें वेरिएशन होता है। आज हम पूरी तरह से अलैंगिक जनन की दुनिया पर ही फोकस करेंगे। तो अब तैयार हो जाइए अलैंगिक जनन के कुछ हैरान कर देने वाले तरीकों को जानने के लिए। हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे और सबसे सरल जीवों में पाए जाने वाले तरीकों से। तो हमारा पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है विखंडन यानी फिशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन मतलब टूटना। इसमें एक कोशिकीय जीव मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बस दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूट जाता है। एकदम सिंपल। अमीबा इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां एक सेल दो में बंट जाता है। और मजे की बात यह है कि अमीबा किसी भी प्लेन से, किसी भी दिशा से बंट सकता है, लेकिन लीशमेनिया जैसा जीव एक खास ओरिएंटेशन में ही बंटता है। और मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम, वो तो और भी कमाल का है। वो एक साथ कई सारी कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। अगला तरीका है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। ये उन जीवों में होता है जो हैं तो मल्टीसेलुलर, पर उनका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि जीव का शरीर टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। और कमाल की बात यह है कि हर एक टुकड़ा एक नया पूरा का पूरा जीव बन जाता है। फंडा सिंपल है, टूटो और बढ़ो। पानी में पाया जाने वाला स्पाइरोगायरा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे ही ये पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, इसका लंबा शरीर अपने आप टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बनकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। अब आते हैं कुदरत की एक जादुई शक्ति पर, पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन। देखिए, ये कोई रिप्रोडक्शन का मेन तरीका नहीं है, बल्कि शरीर की मरम्मत करने की एक सुपर पावर है। जैसे छिपकली की पूंछ कटने पर वापस आ जाती है ना? पर कुछ जीव तो इससे भी कहीं आगे हैं। वो अपने कटे हुए हिस्से से पूरा का पूरा शरीर वापस उगा सकते हैं। ये सब उनकी खास कोशिकाओं का कमाल है। प्लेनेरिया इस शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसे कई टुकड़ों में काट भी दें, तो हर एक टुकड़ा एक नया और पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। है ना कुदरत की एक अविश्वसनीय मरम्मत की कला? हमारी चौथी विधि है मुकुलन यानी बडिंग। कल्पना कीजिए कि पेरेंट के शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे पर कली निकलती है। यही उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और एक नए जीव का रूप ले लेता है। हाइड्रा में यह प्रोसेस बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। एक छोटा सा बड निकलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और एक नन्हे हाइड्रा का रूप ले लेता है। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो ये अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अरे, बेकिंग में जो यीस्ट इस्तेमाल होता है ना, वो भी इसी तरह अपनी संख्या बढ़ाता है।
अब तक तो हमने सरल जीवों की बात की, पर क्या पौधे और फंगस जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीव भी ऐसा कुछ करते हैं? चलिए अब उनकी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो अलैंगिक जनन कैसे करते हैं। पौधों में इस कमाल के तरीके को कहते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मतलब यह है कि नया पौधा उगाने के लिए बीज की कोई जरूरत ही नहीं है। बस पौधे की जड़, तने या पत्ती का इस्तेमाल करके ही एक नया पौधा उगाया जा सकता है। देखा ही होगा कि कैसे कुछ पौधे जमीन पर फैलकर नए पौधे उगाते हैं। या फिर आलू को ही ले लीजिए, उसमें जो आंखें होती हैं वो असल में नए पौधे उगाने की जगह है। और ब्रायोफिल्म तो और भी अद्भुत है, उसकी पत्तियों के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे उगना शुरू कर देते हैं। तो आखिर इस तरीके का फायदा क्या है? सोचिए उन पौधों के बारे में जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे केला, गुलाब या चमेली। उनके लिए तो ये तरीका एक वरदान है। इससे जो नए पौधे बनते हैं उनमें अपने पेरेंट वाले ही गुण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीज से पौधा उगाने के मुकाबले इस तरीके से पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और उन पर फल फूल भी जल्दी आते हैं। और हमारी आखिरी विधि है बीजाणु निर्माण, यानी स्पोर फॉर्मेशन। ये छोटे छोटे बहुत ही हल्के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। इनके चारों तरफ एक मोटी दीवार होती है जो इन्हें मुश्किल हालातों से बचाती है। ये हवा के साथ दूर दूर तक फैल सकते हैं और जैसे ही इन्हें सही माहौल मिलता है ये एक नए जीव में बदल जाते हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद तो सबने देखी होगी, वो राइजोपस ही है। उसके ऊपर जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके सिरे पर एक गुब्बारे जैसी थैली होती है। उसी के अंदर हजारों बीजाणु भरे होते हैं। जब वो थैली फटती है तो सारे बीजाणु हवा में फैल जाते हैं और जैसे ही उन्हें नमी और खाना मिलता है वो एक नई फफूंद उगा देते हैं। तो ये थे अलैंगिक जनन के 6 शानदार तरीके। चलिए फटाफट एक बार इन सभी को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ इस टेबल में एक ही जगह पर सभी 6 तरीके देखे जा सकते हैं। विखंडन, जिसमें जीव 2 या ज्यादा में बढ़ जाता है, जैसे अमीबा। खंडन, जिसमें टुकड़ों से नया जीव बनता है, जैसे स्पाइरोगायरा। पुनर्जनन, यानी कटे हुए हिस्से से फिर से उगना, जैसे प्लेनेरिया। मुकुलन, एक छोटे से उभार से नया जीव बनना, जैसे हाइड्रा। कायिक प्रवर्धन, यानी पौधे के हिस्सों से बढ़ना, जैसे आलू। और आखिर में बीजाणु निर्माण, यानी छोटे बीजाणुओं को फैलाना, जैसे राइजोपस। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल, अगर एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन करना इतना आसान और तेज है, तो फिर प्रकृति ने 2 पेरेंट्स वाली इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी लैंगिक जनन को बनाया ही क्यों? आखिर इसका क्या फायदा है? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले भाग में, जहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया को समझेंगे। तब तक सोचते रहिए।